हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय जल का भाग 2। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जल के उपयोगों के बारे में तथा जल के स्रोतों के बारे में, और मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था। क्या आपको वो प्रश्न याद है? वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि महासागरों की हमारे उपयोग के जल में क्या भूमिका है। क्या आपको उस प्रश्न का उत्तर मिला? चलिए अब उस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल चक्र के बारे में। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब आप नहाते हैं तो जो आपके शरीर पर पानी होता है वह कैसे सूख जाता है, और जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से पानी कहाँ चला जाता है? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। आपने पार्ट 5 में क्रियाकलाप किया होगा, जिसमें बच्चों हमने क्या किया था। हमने वह जल लिया था जिसमें पहले से ही लवण घुले हुए थे, और जब हमने उस जल को गर्म किया तो हमने क्या पाया कि गर्म करने पर जल वाष्पित होकर वायु का एक भाग बन गया और उसने उसके अंदर घुले हुए लवण को पीछे छोड़ दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि गर्म करने पर जल वाष्पित हो जाता है और वायु का ही एक भाग बन जाता है। पर बच्चों, जो कपड़े गीले होते हैं वह कैसे सूख जाते हैं? उन्हें तो हम गर्म नहीं करते। उन कपड़ों में से जल को वाष्पित होने के लिए ऊष्मा कहाँ से मिलती है? हाँ बच्चों, आपने सही समझा। उन कपड़ों में जो जल होता है उसको जलवाष्प में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा सूर्य से मिलती है, और हम जल को ऊष्मा गर्म कर भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जल अन्य क्षेत्रों जैसे कि खेतों, सड़कों या फिर किसी और जमीनी क्षेत्रों से भी जल से जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि पौधे भी जल को जलवाष्प में परिवर्तित होने में मदद करते हैं? कैसे? आपको ये पता तो होगा ही कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसका वह उपयोग अपने खाना बनाने और अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। पर जो जल बच जाता है उसका क्या होता है? उसको वह अपनी पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायु में निकाल देते हैं। आपने पार्ट 7 में एक क्रियाकलाप किया होगा, जिसमें आपने पौधों की पत्तियों पर प्लास्टिक बैग लगाया था। तो आपने क्या देखा कि कुछ समय बाद उस प्लास्टिक बैग की चारों ओर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो गई थी। सभी पौधे अपना शेष जल वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकालते हैं। तो बच्चों, अब आपको यह पता तो चल गया होगा कि जो जल वायु में उपस्थित होता है वह वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायु में प्रवेश करता है। अच्छा बच्चों, जब भी आप ठंडे जल से भरा एक ग्लास लेते हैं और उसे वायु में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप यह देखते हैं कि ग्लास के आसपास जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ये जल कहाँ से आता है? ठंडे जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह भी ठंडी हो जाती है, जिस कारण बाहर की हवा भी ठंडी हो जाती है और जल वाष्प ग्लास के सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। इस संघनन प्रक्रम को आपने अध्याय 5 में भी पढ़ा होगा, जिसमें हमने क्या किया था बच्चों? हमने यह किया था कि हमने जल वाष्प को एक ठंडी प्लेट के संपर्क में लाया था, जिससे क्या हुआ? जल वाष्प
संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और यह संघनन प्रक्रम जल को पुनः पृथ्वी की सतह पर लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे वायु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठकर ठंडी होती जाती है, वैसे ही वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम जलकर्णिका कहते हैं। और जब ये जलकर्णिकाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो आसमान में हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। जब ये जलकर्णिकाएं बड़ी और भारी हो जाती हैं तो वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। वह कभी कभी यह हिम, ओलों और वर्षा के रूप में भी धरती पर आती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल वायु में जाता है और वर्षा, ओलों व हिम के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। जो जल हिम के रूप में धरती पर आता है वह पिघलकर नदियों में चला जाता है और जो जल हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है वह तालाबों, नदियों को भर देता है और कुछ जल धरती द्वारा सोख लिया जाता है, जो कि भौमजल कहलाता है। बाद में तालाब और नदियों का जल बहकर महासागरों में चला जाता है और भौमजल हमें कुओं और हैंडपंप से पुनः प्राप्त होता है। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं जिन क्षेत्रों में कुओं और हैंडपंपों का उपयोग ज़्यादा होता है वहाँ हमें भौमजल को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि जल हमें पुनः प्राप्त कैसे होता है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। जल वाष्प में परिवर्तित होता है और फिर जलकर्णिका से वह बादल बनाता है। बादल से वर्षा होती है और वर्षा से महासागरों में जल पुनः उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जिसको मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, जो यह था कि महासागर हमारे उपयोग के लिए जल में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। और अब आप सब यह जानते हैं। बच्चों, आप ये जान चुके हैं कि जो जल हमें वर्षा और ओलों के रूप में प्राप्त होता है वह पुनः महासागरों में कैसे चला जाता है और महासागर किस प्रकार हमारे उपयोग के लिए जल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, अगर अधिक वर्षा होगी तो क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर अपने घर से ढूंढ कर लाइएगा और मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगी। आज की इस वीडियो में हमने सीखा जल चक्र के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे वर्षा के प्रभाव और जल संरक्षण के बारे में। धन्यवाद बच्चों।